हेलो 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 हेलो। चलो यार, हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। गुड इवनिंग ईशान, दीक्षित, प्रज्ञा, इंदु, गौतम। थैंक यू सो मच, आप सभी ने पेशेंटली मतलब वेट किया। हेलो उषा कुमारी, गुड इवनिंग। मैं दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये मुझे ही हो रहा है या आपको भी हो रहा है ये, मतलब फ्रिज? आहो, ओहो, मैं समझ गया, मैं समझ गया। थोड़ा सा प्लीज़ रुकना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे ही होता है यार, सारी चीज़ें ना। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, सब कुछ ठीक है। जय हिंद अजीत। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यार, बहुत वेट कर लिया आप लोगों ने। अभी नहीं हो रहा होगा लैग यार, अभी नहीं हो रहा होगा। अभी नहीं हो रहा होगा भाई। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, सब कुछ ठीक है। जय हिंद अजीत। अरे भयंकर, ये कौन है भाई? प्रणव पांडे, ये कौन है यार? खतरनाक। फोटो भी खतरनाक चुन के लगा रखी यार। अभी एक बार सबके सब जय हिंद लिख दे अगर क्लियर है सब कुछ तो। एक बार खटाक से जय हिंद लिख दे अगर सब कुछ विजिबल है, मतलब फ्रीजिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। चलिए यार ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा जरा आप कॉपी पेन निकाल कर बैठना, चीज़ें कुछ थोड़ी समझने की है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अगर डराने के लिए कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि विजुअलाइजेशन का सब्जेक्ट है। और अगर आपको थोड़ा अच्छा दिलाने के लिए कहूँ तब भी यही कहूँगा, क्योंकि विजुअलाइजेशन का ही सब्जेक्ट है। विजुअलाइजेशन बहुत हाईफाई नहीं होता यार, बहुत सिंपल सिंपल सा होता है और आप कर लोगे आराम से। उससे पहले मेरी क्लासेस का शेड्यूल है, जो भी स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको देख सकते हैं। जो प्लस स्टूडेंट है, मेरी टाइमिंग 12:30 से 2 और 4 से 5:30 चलती है, और स्पेशल क्लास में ही चल रही है। एक में 12:30 वाली कोर्स में मेरा जो चल रहा है आजकल वो चल रहा है ट्रिगोनोमेट्री, और यहाँ पर जो मेरा चल रहा है स्ट्रेट लाइन का, आज पार्ट 1 हुआ था। स्पेशल क्लास में मेरी जो चीज़ चल रही है कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड आज क्वेश्चन हुए थे, ये चीज़ है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं अकेडमी वॉरियर, यहाँ पे आके मैं वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये एक पोर्शन चल रहा है 7 से, और दूसरा 8:30 से 9:30 हमारी प्रणव पांडे पे क्लासेस चलती है। तो जो भी स्टूडेंट अगर फ्री क्लासेस को एक्सेस करना चाहते हैं, एटलीस्ट जो आपको करना चाहिए स्पेशल क्लास को, तो पहली बार अनअकैडमी आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उस समय आप PRAN31 का एज अ रेफरल, एज अ अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हो, अनलॉक कोड। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स अभी ले रहे हैं और बहुत कम समय बचा हुआ है, अब ज़्यादा देर सोचना नहीं चाहिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस कोड को यूज़ करना चाहिए एज अ रेफरल कोड, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट करस्पॉन्डिंग टू योर सब्सक्रिप्शन। पराक्रम करके एक सीरीज़ या एक इनिशिएटिव अनअकैडमी की तरफ से लिया जा रहा है। इसमें वीकेंड में जो स्टार एजुकेटर्स हैं, जो कि एक एक्सपर्टीज़ हैं इस फील्ड में, डिफेंस में पढ़ा रहे हैं बहुत टाइम से जी, उनके साथ आपका 1-to-1 इंटरेक्शन हो पाएगा किसी एक वेबिनार टाइप की फॉर्म में। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और ऐसी उम्मीद के साथ कि सभी लोग अच्छे से समझेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक बेसिक्स लगते हैं वो वेक्टर्स के हैं, और बहुत इंटेंस बेसिक नहीं होते, बहुत सॉल्व मतलब हल्के फुल्के होते हैं, लेकिन होते हैं।
जैसे मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल स्क्रैच से बताना। विश्वजीत, अब देखो विश्वजीत मेरे से बहुत टाइम से कह रहे थे सर वो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन वो वाला क्या हिसाब किताब, वो मैं हमेशा यहीं से पढ़ाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको फील कराना चाहूँगा कि व्हाट डू वी मीन बाई 3 डायमेंशंस। अभी 3 डायमेंशन का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं ये कोई है, मान लेते हैं ये है प्रज्ञा, ठीक है, प्रोकेशा है, ये प्रोकेशा इस तरह से, और यहाँ पर ये इस तरह से ये है। अब क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पर हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, इस पॉइंट का जहाँ पर ये तिलक लगाते हैं, इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, इस पॉइंट का मतलब हेड का कोऑर्डिनेट चाहिए, ऐसा समझ लो कुल मिलाकर। अब हमें अगर हेड का कोऑर्डिनेट चाहिए, मैंने इसलिए बनाया इंसान यहाँ पर ताकि आप फील कर सको कि इंसान दीवार से चिपका हुआ नहीं है, ऐसे खड़ा हो रखा, वो ऐसे दीवार से कुछ दूरी पे आके ऐसे करके खड़ा है इंसान। अभी इंसान अगर इस प्रकार से खड़ा है तो मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट को मैं P कहता हूँ और मैं कहता हूँ कि XYZ होगा। अगर मैं कह देता हूँ तो समझना है कि XYZ का मीनिंग क्या होगा यार, ये बड़ी सिंपल सी बात है। असल में जो ये X एक्सिस है, जो ये Y एक्सिस है और जो ये Z एक्सिस है, ऑल 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर हम सोचें विजुलाइज करने की कि कैसी चीज़ है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ है कि ये कमरा है, ये रूम है, और इस रूम में ये फर्श है और फर्श के ऊपर इनके पैर हैं, और कुल मिला जुला करके ये छत है, और ये छत ऐसे करके आ रही है, ये है, और ये कुल मिला के एक घर है, और एक कमरे के अंदर ऐसे करके। तो आपको समझ में आ रहा होगा 3 डायमेंशंस का मतलब क्या हुआ। वो जो फर्श है, एक फर्श का हिस्सा और दूसरे फर्श का हिस्सा जब आपस में मिलते हैं 90 डिग्री बनाते हैं, और वो जो ऊपर पिलर जा रहा है वो भी 90 डिग्री बनाएगा इन तीनों के साथ। दिखने में 90 ना लग रहा हो, अपने दीवार में देख लो जहाँ बैठे हुए कमरे के कोने में चले जाओ, आपको दिखेगा कि इस तरह की चीज़ें वहाँ पर बनती हुई दिख रही है, और आप किन्हीं भी 2 को पकड़ के देखोगे आपको परपेंडिकुलर नजर आएंगे। ऐसा करके देखना जरूर पड़ेगा एक बार। हाँ, सबने देख लिया अपने घर के कोने में? अच्छा ठीक है, जाले बहुत लगे हैं ना, सही कर लो। हाँ यार आप भी ना, ठीक है चलो ठीक है, देखो चलो मैं बताता हूँ। तो क्या होगा कि हमें अब करना कैसे, हमें उस कोऑर्डिनेट को निकालने का तरीका क्या होता है, उससे पहले समझो 2D में हम क्या करते हैं। 2D में हम क्या करते हैं मैं आपको बता दूं। देखो 2D में क्या होता था, X एक्सिस होती थी, ये आपकी इस तरह से Y एक्सिस होती थी, यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन होता था, और आपके पास कोई एक पॉइंट लाई करता था। ये 2D है, 2D मतलब प्लेन, 2D मतलब प्लेन। प्लेन किसे कहते हैं, विच इज मेड अप विद द हेल्प ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सिस। एक एक्सिस मिली, प्लेन बन गया। आपकी कॉपी का पेपर का प्लेन कैसे बना हुआ, एक एक्सिस आ रही थी, एक एक्सिस आ रही थी, दोनों मिल गए, प्लेन बन गया। ये बोर्ड का प्लेन कैसे बना, एक एक्सिस जा रही, एक एक्सिस जा रही, बीच में प्लेन बन गया, ये प्लेन होता है। अभी कुल मिलाकर ये पॉइंट एग्जैक्टली प्लेन में ही लाई कर रहा है। कुछ ऐसी बातें जैसे आपने कॉपी के पेपर में एक डॉट बना दिया, वो डॉट पेपर में ही लाई कर रहा है, वैसे ही डॉट है। इसकी लोकेशन को पता करने का तरीका होता था कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एक्स एक्सिस पे, तो क्या निकलेगा, वाई डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा। क्यों वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा, क्योंकि सामने वाई का स्केल है यार। वाई का स्केल बताएगा कि आप कितना डिस्टेंस चले या कितना क्या हुआ। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे एक्स एक्सिस पे इस तरह से, तो ये जो डिस्टेंस बताएगा ये एक्स डिस्टेंस बताएगा, ये वाला एक्स, क्योंकि ये एक्स स्केल के सामने है। तो कुल मिला के प्रोसेस होता था, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके हम पोजीशन बता पाते थे। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि इस पॉइंट पी पे अगर मुझे पहुंचना है, मुझे ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस चलना होगा, और उसके पास मुझे मुड़ के वाई डिस्टेंस चलना होगा अलोंग टू दी वाई एक्सिस। ये फंडा है 2D का, ये 2 डायमेंशन में ऐसे ही होता है। 3 डायमेंशन में तीसरी डायमेंशन ऐड हुई है, मुझे उस पॉइंट पी तक पहुंचना है। तरीका क्या है, बहुत आसान है। तरीका सबसे पहले ही है कि आप इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो सीधे, बिल्कुल कहां, फ्लोर पे। फ्लोर पे मतलब एक्स वाई प्लेन पे, फ्लोर पे मतलब एक्स वाई प्लेन पे। ये आपका एक्स वाई प्लेन है इस तरह का, ये इस एक्स वाई प्लेन पे पड़े। ये मत सोचो कि टच ही करना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे इनके पैर है, पैर कहां पे, एक्स वाई प्लेन पे ना, तो पैर। दूसरे शब्दों में ये इनकी हाइट के बराबर की चीज है, ये हाइट के बराबर की चीज है। अरे समझ तो नहीं पा रहे यार, कहीं देख लो, क्या पता समझ पा रहे हो। तो जो ये चीज है, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, दैट डिस्टेंस इज नथिंग मोर देन दिस। ये z डिस्टेंस होगा। मैं इसे रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर ऐसे करके लिख लेता हूं z। ये z कोऑर्डिनेट है यार। अच्छा, अभी जैसे ही मैं यहां पे पहुंच चुका हूं, फर्श पे पहुंच चुका हूं, यानी एक्स वाई प्लेन पे पहुंच चुका हूं, मुझे एक्स वाई प्लेन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा एक्स एक्सिस में। मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है एक्स एक्सिस में। मैंने एक परपेंडिकुलर, आप बोलोगे ये कैसा परपेंडिकुलर, टेढ़ा सा। ये टेढ़ा नहीं है यार, ये परपेंडिकुलर है। क्यों है परपेंडिकुलर, क्योंकि जब y x के परपेंडिकुलर है तो मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो मुझे y के पैरेलल जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो डिस्टेंस इस बारी में शो हो रहा है आपको, ये जो डिस्टेंस आपको यहां से शो हो रहा है, दैट डिस्टेंस इज व्हाट, x पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो y डिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि y स्केल के सामने है। ये डिस्टेंस कितना है, z डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि z स्केल के सामने है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, z।
अब रही बात कि आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हो, अब अल्टीमेटली आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, एक आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, आपका वाई डिस्टेंस निकल गया। अब एक परपेंडिकुलर यहां से किस पे ड्रॉप करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो वाई एक्सिस पर, एंड विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सो दैट विल गिव अस द एक्स मेजरमेंट। इसका मतलब ये वाली चीज आपको एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बताए। अब मैं समझाता हूं हुआ क्या, अब मैं समझाता हूं यार हुआ क्या, रुक जाओ। कोई आएगा लाएगा दिल का चैन, सुनेंगे अभी। सबसे पहले आपको उस पर पहुंचना है, वो सर के ऊपर तिलक लगाने के लिए जाना है आपने, तो आप यहां पे आएंगे, यहां से एक सीधा एक्स डिस्टेंस चलेंगे, सीधा एक्स डिस्टेंस चलेंगे, चलेगा एक्स डिस्टेंस। मैं वहीं पे क्यों रुका, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा यार, चाहे कुछ भी कहो, जितना ये डिस्टेंस है ना ये वाला, उतना ही ये है। अब चाहे मान रहे हो तो मान लो यार, ये डिस्टेंस जितना है यहां से यहां तक का, एग्जैक्टली इतना ही डिस्टेंस ये वाला है। जनरल नॉलेज हिसाब किताब सब लगा लो। तो कहने का मतलब है, मैं ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का एक्स डिस्टेंस चल रहा हूं, तो मैं यहां से यहां तक चला एक्स डिस्टेंस, उसके बाद मैं परपेंडिकुलर चल रहा हूं, मैं बाहर की तरफ आ रहा हूं कायदे से, लेकिन वो दिखाने के लिए यहां को दिखाऊंगा, बाहर को कैसे आ जाऊंगा, वाई डिस्टेंस चल गया। अब उसके बाद मुझे परपेंडिकुलर जेड डिस्टेंस जाना है ऊपर को, ये तरीका। अब मैं बताता हूं सीधे सीधे कैसा है। कोना है ये घर का आपके, कोने से आपको किसी पॉइंट पे पहुंचना है ना, पहले आप एक दीवार के को पकड़ के चलोगे एक्स डिस्टेंस, उसके बाद बाहर को आओगे वाई डिस्टेंस, फिर ऊपर को जाओगे जेड डिस्टेंस, वैसी वाली सिचुएशन है। जिसको समझ में आ चुकी है तो बता दें, जिसको नहीं आई हो क्या करें फिर, बताओ। अजीत सिंह यार क्या कह रहे हो आप, हाँ? बताओ जल्दी से। इंदु शाबाश। तो ये एक बात हो गई, तो वो आपको समझ में आ गया कैसे करके हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो ये एक छोटी सी बात है, इसको कोशिश करना अपने हिसाब से जितना और क्लियरिटी से समझ सकते हो उतना और समझना। इतनी मेरी लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं समझा सकता आपको, वो सामने 1 to 1 में और अच्छे समझ में आ जाता है। प्रॉब्लम होगी फिर भी बता देना। एक बात तो ये, तो अब मुझे कोई कह रहा है कि यार ये जो चीज़ है, ये उसको अगर हम वेक्टर की फॉर्म में बोलें, उसका नाम क्या है, तो वो एक ओपी वेक्टर है। ओपी वेक्टर कौन होगा, व्हेन वी आर कनेक्टिंग दैट ओरिजिन टू दैट पॉइंट डायरेक्टली। इस पॉइंट से मैंने इसको डायरेक्टली जब बनाया तो ये एक ओपी वेक्टर बना यहाँ से लेके यहाँ तक का। इसको निकालने के लिए सीधे हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप। वैसे समझने वाली बात है कि ऐसा ऐसे हुआ कैसे, लेकिन मुझे लगता है बताने में कॉम्प्लिकेट कर जाएगा। जो डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा स्टूडेंट उसको तो समझाया जा सकता है, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। ये एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप कैसे हुआ, फिर भी एक बारी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, समझ सकते हो तो अच्छी बात, वरना याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इस केस में ओपी वेक्टर को निकालना हम लोगों ने सीखा है यार, हमने ट्रायंगल लॉ से सीखा हुआ है कि ये वाला ओपी वेक्टर जो होगा ट्रायंगल लॉ से एक्स आई कैप, एक्स के अलॉन्ग है आई कैप और वाई के अलॉन्ग है, इसलिए वाई के साथ जे कैप, ये तो हम जानते हैं। तो जेड की कैप जस्ट ऐड करना है, तो समझ गए। लेकिन एक बार मैं कोशिश कर रहा हूँ फिजिकली समझाने की, समझ आएगा बहुत अच्छा, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार ट्रायल मार रहा हूँ बस। इधर देखना, मुझे इसको बताना है ओपी वेक्टर कितना होगा, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं बोलूंगा ये चीज कितनी हो गई, ये अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में कहूं ये कितना है, एक्स आई कैप, क्योंकि एक्स डिस्टेंस चला मैं आई एक्स के अलॉन्ग, तो आई कैप ये हो गया एक्स आई कैप, और यहां से ये चीज हो गई वाई जे कैप। तो ये ट्राइंगल बना नहीं बना, बोलो। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये थर्ड साइड जो ज्वाइन करेगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगी नहीं होगी, रिजल्टेंट वेक्टर। जिसने पढ़ा हुआ वेक्टर थोड़ा वो समझेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्स आई कैप, ये वाई जे कैप। अब इन दोनों को भूल जाऊंगा, सिर्फ इस तीसरे को याद रखूंगा जो रिजल्टेंट है। तीसरा कौन है, तीसरा है ये वाला। अब मुझे सिर्फ ये याद रहेगा, इसका नाम है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ही है, मुझे सिर्फ इससे मतलब। और तीसरा वेक्टर कौन सा था, ये जो ऊपर को जा रहा है यार। अब मुझे वह बताओ, मुझे वह बता दो कि ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, इसका नाम ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, और ऊपर को एक साइड जा रही है जिसका नाम जेड के कैप है। तो मुझे बताओ थर्ड साइड क्या होनी चाहिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप नहीं होनी चाहिए क्या वाली? कोशिश करो और मुझे बताओ, मैं वेट कर रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। कितने समझ पा रहे हैं कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगी?
उज्ज्वल अग्रवाल बताइए। पीडीएफ मिलेगा भाई, पीडीएफ मिलेगा। दिव्यांशु @प्रणव पांडे 31 पे ज्वाइन करें, पीडीएफ मिलेगा, समझ रहे हो? हाँ शाबाश, चलो समझ में आ गया, पूरा क्लियर अब हो गया, शाबाश, बहुत बढ़िया विश्वजीत, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल क्लियरिटी रखोगे, मजा नहीं आएगा तो बोल देना यार। सब्जेक्ट को प्लीज थोड़ा बहुत जितना इंटरेस्ट है यार उतने के लिए पढ़े ना यार। सिर्फ एग्जाम 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 पढ़ोगे, एग्जाम नहीं निकलने का कभी भी। एग्जाम ठीक है, हम पढ़ रहे अपने एग्जाम के लिए, अच्छी बात है, लेकिन अब एग्जाम सामने नहीं आना चाहिए, अब इसका मजा बस और ये हम बस, ठीक है। तो कुल मिला के कहानी कहती है कि ये एक्स आई कैप था, ये वाई जे कैप था, दोनों का रिजल्टेंट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आया, जेड की कैप से मिला, रिजल्टेंट वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप आ गया। एक बात देखो, समझाने के लिए कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है यार, बात हम आगे भी बढ़ सकते हैं। मैं जो ये 10 15 20 25 मिनट खर्च कर रहा हूं, इनके बिना भी बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन फेल नहीं है ना। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा हम लोग जानते हैं, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बोलो कैसे जानते हैं, क्योंकि हम सभी ने पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम नाम की भी कोई चीज दुनिया में पाई जाती है नहीं जाती यार। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड एक्स है, इसका वाई है, दोनों परपेंडिकुलर, तो ये कितना होगा, यही तो होगा पाइथागोरस। अगर आपको ये फंडे समझ में आते हैं तो आप अब मुझे ये मत बोलना कि मुझे ये नहीं आ रहा। देखो मैं बता रहा हूं अभी क्या क्या आना चाहिए आपको। मुझे बताओ, अगर कल को कोई कह दे कि ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, और मजेदार बात क्या है, ध्यान से प्लीज, ये दोनों परपेंडिकुलर है यार। अब ये मत सोचना नहीं है करके, जब आप इन दोनों को परपेंडिकुलर कह सकते हो तो वो दोनों भी तो परपेंडिकुलर ही होंगे। इसका मतलब ये अगर x है, ये y है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बोलो। स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, नहीं होगा बोल दो जरा। ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका जो ये चीज होगी, दिस विल एक्ट लाइक अ हाइपोटेनस विद मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यार, विद मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे बताओ, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है, z। इसका लेंथ कितना है यहां से यहां तक, z ऊपर, और ये दोनों परपेंडिकुलर तो नहीं है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मैं बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं कर रहा, आपको क्लियरिटी के साथ दिखना चाहिए। ये फर्श में जा रही है, ये फर्श है, फर्श फर्श, और ये अर्श है, बताओ। और फर्श और अर्श के बीच में कितना परपेंडिकुलर नहीं होता यार। ये ठीक ऐसे खड़ा और वो फर्श पे पड़ी हुई हो, तो फर्श दोनों के बीच में 90 डिग्री है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था अभी, इसका x था, इसका y था, पाइथागोरस से इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन स्क्वायर रूट आया था, और ये z है। सिचुएशन कुछ इस तरह की है यार, सिचुएशन कुछ इस तरह की है। एक है जिसका मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक है जिसका मैग्नीट्यूड z है, और मजेदार बात है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। मुझे बता दो, क्या इसका आंसर नहीं बता पाओगे? बोल दो नहीं बता पाओगे। अरे इसका स्क्वायर करो ना यार, इसका स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट उड़ जाएगा नहीं उड़ जाएगा, और उसका स्क्वायर ऐड कर दो उसमें। इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, क्या निकलेगा नहीं ओपी के को। तो क्या मैं नहीं कह सकता कि इस बारी में 3 डायमेंशन में ओपी का आंसर ही आ गया? जल्दी खटाक से मुझे बता दे, क्या समझ में आया क्या नहीं आया, आया नहीं आया सब कुछ बताओ। बोलने के लिए देखो क्या मुश्किल था मेरे लिए बोलना कि यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, जेड स्क्वायर जोड़ दो। मुश्किल है क्या बोलना? नहीं है ना, आसान है ना। तो फिर ये भी तो आसानी है यार। तो कहानी कुल मिलाकर इतनी सी बात बेचारी कहना चाह रही है कि यहाँ से यहाँ तक जाओगे, एक्स डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है वाई, दोनों है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओ एम, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में z वाला डिस्टेंस जुड़ेगा, तो ये निकालना है हाइपोटेनस। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, z का स्क्वायर करेंगे जेड स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर हो। बोलो, मैं यही समझता हूँ 3D, बस इससे ज़्यादा नहीं समझता मैं 3D को। ठीक है, इसके आगे क्या है यार, वही चीज़ें बस एक जो 50 सालों से पता नहीं कितने सालों से चली आ रही। सर क्या एक्स वाई एंड जेड इक्वल है तिलक तक? ना ना, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि एक्स वाई जेड इक्वल लेंथ के हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता मैं एक्स 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 लेता ना यार। ठीक है, मजा आया, शाबाश, बस यही मजा चाहिए। बहुत बहुत जबरदस्त, शाबाश उज्जवल, प्रदीप रॉय, शाबाश, बहुत बढ़िया।
यही चाहिए ना यार, यही चाहिए बस, ठीक है ना। हाँ आगे बढ़ रहा अब मैं, इतनी सी बात बताने के लिए पूरी कहानी रची है हमने, ठीक है आगे बढ़ रहे अब, तो तिलक लग चुका भाई अब, ठीक है ना। हाँ चलो आगे बढ़ रहे हैं, अब आ जाओ चलो, अब इधर देखो चलो, होता क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। देखो ऐसा मत सोचना कि यार हाँ कुल मिला के यही हुआ, हमें समझ में आ गया, वो नहीं है बात यार। हो सकता है मेरा अंदाजे बयां गलत हो, लेकिन चीज़ मैं सही बोलना चाह रहा हूँ, वो तो उस पर फोकस करें आप लोग, कोशिश करें कि अच्छा मोटिव तो समझ में आ गया ना, क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर फोकस करें। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं यार इतना आ गया बस छोड़ो ना, कौन कर, ऐसा वाला नहीं यार, गलत हो जाएगा फिर कहते हैं इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ये ओरिजिन है, मतलब यहाँ पे कहीं पे ऐसा करते हैं, ये लो प्लीज ध्यान से सुनिएगा सारी बातें, मैं डिस्कस कर रहा हूँ डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। ये बात जिसके समझ में आ गई, गेम 25 हो चुका है, फिर बधाइयो। अगर किसी को डायरेक्शन कोसाइन जो मैं समझाने जा रहा हूँ और डायरेक्शन रेशियो का जो मैं बस 10-15 मिनट की एक बात करने जा रहा हूँ, अगर आपके पल्ले पड़ गई तो फिर गजब हो गया। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोस, मैंने जाने इश्क के गले जाना चाहूँ रात में तुझे, इधर देखो चलो, अगर कोई मुझे कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन, सबसे पहले मतलब समझेंगे यार, डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन का निकाला जाता है। ये एक लाइन है, इस लाइन की खासियत क्या है वो सुने आप जरा, प्रॉपर्टी क्या है। ये लाइन कहती है कि मैं एक्स एक्सिस के साथ जब भी बनाऊंगी अल्फा एंगल बनाऊंगी, वरना नहीं बनाऊंगी यार। मैंने कहा अच्छा जी। बोले वाई के साथ हम जब भी बनाएंगे बीटा एंगल बनाएंगे, और जेड के साथ जब भी मन करेगा हम हमेशा गामा एंगल बनाएंगे यार। ये इनके नाम फिक्स है, आप नहीं बदलोगे अपने मन से। लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा बनाती है, फिक्स बस एकदम। अब अगर आपको कोई बोलता है डायरेक्शन कोसाइंस का क्या मतलब है, डायरेक्शन कोसाइंस का क्या मतलब है, डायरेक्शन कोसाइंस को कुछ लोग डीसी बोल देते हैं शॉर्टकट में, कुछ लोग शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं डीसी। और डीसी निकालने की जो टेक्निक है, जो जिसे हम बोलते हैं बेसिकली वो एलएमएन का कॉम्बिनेशन होता है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं थोड़े ब्रैकेट से, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि जो ये L होगा इसकी वैल्यू होगी कॉस अल्फा के बराबर, M की वैल्यू होगी कॉस बीटा के बराबर, और N की वैल्यू होती है कॉस गामा के बराबर। क्योंकि क्या है, कोसाइंस, कॉस का पूरा नाम, डायरेक्शन अल्फा बीटा गामा ने दी है। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है अल्फा बीटा गामा, उनके रेस्पेक्टिवली कोसाइंस जो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। इन तीनों में एक बंदा नहीं है डायरेक्शन कोसाइन, ये तीनों का सेट डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। किसी भी वेक्टर के लिए, किसी भी, अभी बताता हूँ चलो, फिलहाल ये बात समझ में आ गई, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हमें थोड़ा सा कुछ और बातें समझनी है, जैसे कि हमें बात समझनी है कि यहां से यहां तक का मान लेते हैं वेक्टर ओपी वेक्टर हो गया। अब अगर ये वेक्टर का नाम ओपी है, अगर ये वेक्टर का नाम ओपी है तो ओपी ओपी हो गया। हाँ एक मिनट रुकना जरा प्लीज उज्जवल, इधर देखो, अगर इस वेक्टर का नाम आइडिया ओपी वेक्टर है तो इसका सिर्फ मतलब इतना हुआ, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इतना तो समझ में आता है शिवम है। ओपी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ ये भी हमको समझ में आता है। मान लेते हैं उसे थोड़ी देर के लिए आर कह लेते हैं, डर तो नहीं जाओगे कहीं यार, यहां तक के डिस्टेंस को आर कह दिया, डर तो नहीं गए। अच्छा मैग्नीट्यूड को इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, तो ये कुल मिलाकर इस तरह की चीज मेरे पास निकलती, इतना मैंने पढ़ा भी पीछे से। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं एक काम कर रहा, मैं कह रहा वो जो इस तरह का जो ये ट्रायंगल टाइप का आपको दिखाई दे रहा होगा, इस ट्रायंगल को मैं ले रहा हूं जरा कंसिडरेशन के लिए। इस ट्रायंगल को हम किस चीज के लिए ले रहे हैं, कंसिडरेशन के लिए, और सबको समझ में आएगा हम करने के वाले। इधर आ जाओ, देखो मैंने कहा फूलों से, नहीं आप ही से कहा मैंने, आप फूल से कम है क्या। इधर देखो ये अरे यार ट्रायंगल बनाने की नहीं हो रही है यहाँ पे, वही नहीं बन पा रहा, बताओ। ये हो गया, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ठीक है यार मान लिया, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, ये लाइन ऐसे हवा में है, समझ तो कैसे, जैसे आपके घर का कोना है ना, जो उस कोने से एक ऐसे करके एक लाइन निकाल दो, उस कोने से एक लाइन निकाल दो ऐसे हवा में जा रही, जो वो लाइन है, वो जो हवा में जा रही है कोने से। अब इस हवा में जाने वाली लाइन को मैंने खट्ट करके नीचे गिरा दिया, कैसे करके, खट्ट करके मैंने गिराया, अरे नीचे गिर गई फर्श के ऊपर, फर्श के ऊपर यानी एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये गिर गई। अब ये लाइन गिर चुकी है एक्स वाई प्लेन के ऊपर, और ये अपना कोई और नहीं एक्स वाई प्लेन ही है यार,
ये अपना कोई और नहीं एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बना है, इसलिए एक्स वाई प्लेन है ये जो दिख रहा है आपको। अब मुझे ये बताओ, जब उस लाइन को आपने नीचे गिराया एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो जो इसका डिस्टेंस था वो बदल जाएगा क्या? अभी तक अगर आर लेंथ की थी वो नीचे गिरती बदल उतना ही रहेगा ना, आर तो आर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये डिस्टेंस तो अभी भी वही रहेगा, आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अरे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दैट डिस्टेंस विल बी एक्स एंड दैट डिस्टेंस विल बी वाई, इस तरह का कुछ हो जाएगा। अभी z कोऑर्डिनेट 0 हो चुका है। क्यों 0 हो चुका? क्योंकि आपने हाइट ही नहीं दी, नीचे गिरा दिया फर्श के ऊपर, अब हाइट ही नहीं है उसके पास कुछ, अब उसके पास कुछ हाइट ही नहीं है। आपके पैर, जब मैं फर्श पे खड़ा हूं, मेरे पैर प्लेन पे है, मेरा सर स्पेस पे है यार, मेरा पैर 2D से सेटिस्फाई हो जाएगा। मेरा पैर का जो निचला हिस्सा है वो 2 डायमेंशन में आता है, प्लेन के ऊपर आता है, मेरा सर स्पेस में आ रहा है यार, ठीक है ना। कहने का मतलब है मेरे सर को डिफाइन करने के लिए एक z कोऑर्डिनेट, एक हाइट की जरूरत पड़ेगी। पैर के लिए हाइट की जरूरत नहीं पड़ रही, z कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मींस वो प्लेन में लाई कर, ये वैसी कंडीशन है। फिलहाल प्लेन में गिरा पड़ा हुआ ये, अगर ये प्लेन में गिरा पड़ा हुआ तो अब मुझे, इसलिए z कोऑर्डिनेट लिखा नहीं। अब मुझे ये बताओ, ये एंगल कितना था? ये एंगल था अल्फा। क्यों? क्योंकि लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, हमने डिफाइन किया था। मुझे बताओ, मुझे जरूरत है थोड़ा बहुत इस कॉस अल्फा को निकालने की, निकाल तो नहीं सकता मैं भी, बेस अपॉन कितना? हाइपोटेन्यूज। और इसको कॉस अल्फा को लोग एल भी कहते हैं, तो क्या मैं यहाँ से ये तो नहीं कह सकता कि एक्स इज इक्वल टू एल आर हो गया? धन्यवाद आपका कहने के लिए, ये कह सकते हैं हम इसे। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने उस लाइन को एक्स वाई प्लेन पे गिराया, अब हम उसको डिफरेंट प्लेन के ऊपर गिराएंगे। मतलब दिन खराब है बेचारे का आज। अभी हम उसे वाई जेड प्लेन के ऊपर गिराने की तैयारी में यार, तैयार रहो सबके सब। वाई जेड प्लेन के ऊपर गिरा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमेट्री वगैरह सब बताती है कि वो पॉइंट जो होगा, अभी उसका कोऑर्डिनेट वाई कॉमा जेड हो गया, क्योंकि वाई जेड प्लेन में जब वो पड़ा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। और इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस z हो गया ये, और ये डिस्टेंस यहाँ से तक y हो गया। और लाइन या जो भी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहे हैं, तो इस समय बीटा हो गया यार। पता नहीं भाई किसी को समझ में आ भी रहा नहीं आ रहा, लेकिन देखते रहो, आ ही जाएगा थोड़ी देर बाद। कॉस बीटा निकालता हूँ, वो कितने? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तो नहीं बदलेगा ना, फिर से नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब कॉस वाई बाई कितना? r। तो हम कह सकते हैं कि y, ये चीज कितनी है? cos बीटा m के बराबर। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एम आर। ये और सिमिलरली हमें अल्टीमेटली, आपके लिए मैं छोड़ देता हूं लास्ट ट्राइंगल, उससे कितना निकलेगा आप निकाल के देखेंगे, वो निकाल के देगा आपको z इज इक्वल टू एन आर। यहीं कहीं पे अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो मैं पाऊंगा, इस बार इसे z एक्सिस बना देते हैं, z एक्सिस के साथ लाइन बना रही है गामा एंगल। इसे कुछ भी बना दो आप, एक्स जेड बना दो या कुछ भी जो आपका मन कर रहा है, सॉरी जेड एक्स बोल दो या जेड वाई बोल दो, जैसे मैं इसे वाई ही कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला डिस्टेंस z हो जाएगा और ये r का r ही रहेगा। फिर से मैं इसमें वही काम करूंगा, मैं कहूँगा मुझे कॉस गामा की जरूरत है, कॉस गामा को n कहते हैं, तो n इज इक्वल टू कॉस गामा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फ्रॉम हियर z इज इक्वल टू एन आर निकल गया, तो x इज इक्वल टू एल आर निकला, y इज इक्वल टू एम आर निकला, और z इज इक्वल टू कितना निकल गया? एन आर निकल गया। ये किसी को समझ में तो नहीं आ गया? देखना जरा, यहाँ पर मुझे बताना किसी को समझ में अगर आया हो तो थोड़ा बहुत। मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा थोड़ा डिले चलता है आपकी बात, मेरी बात आप तक पहुँचने में, ठीक है, इसलिए मैं वेट करता हूँ थोड़ा। मुझे बताएं जरा। वसीम आप यहाँ पर हैं क्या? गुड। जो मुझे चीज़ें समझ में आई, मैं इन रिजल्ट्स को यूज़ करूँगा आगे जाकर, और आप भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन शुरुआत में बताना जरूरी होता है। मैं समझ चुका हूँ कि एल एम एन जो निकले उनको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, क्योंकि x इज इक्वल टू एल आर है, y इज इक्वल टू एम आर है, z इज इक्वल टू एन आर है, इन रिलेशन से मैं एल एम एन की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख सकता हूँ। l को मैं x बाई आर कह सकता हूँ, m को मैं y बाई आर कह सकता हूँ, और z को मैं z बाई आर कह सकता हूँ, n को मैं, ठीक है, ये ध्यान रखना फैक्ट। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगा, आगे नहीं, इसी से रिलेटेड बातचीत करना चाहूँगा, ठीक है। अभी देखना जरा,
अभी इसी से रिलेटेड हम कुछ बातचीत करने जाएंगे। फिलहाल इस स्लाइड में हमने सिर्फ इतना सीखा कि रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई जेड एल एम एन आर, ठीक है। हमने जो सीखा मैं उसको यहाँ पर एक बार नोट डाउन करता हूँ। हमने सिर्फ मात्र इतना सीखा कि x इज इक्वल टू एल आर होता है, y इज इक्वल टू एम आर होता है और z इज इक्वल टू एन आर होता है। अब एक बात समझना जरा, ये मतलब क्या है, एल एम एन तो डायरेक्शन कोसाइन है, बाकियों के मतलब क्या है वो देखो जरा। मैं आपको एक बात बता दूं, यहीं से मैं डायरेक्शन रेशियोज को समझाने की कोशिश करता हूं। ये x है, ये z है, ये y है। प्लीज थोड़ा कोशिश करना, समझेंगे और समझेंगे सबके सब। मुझे बताओ, अगर ये एक पॉइंट है x1, y1, z1 इसका कोऑर्डिनेट है, और ये एक पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2 इसका एक कोऑर्डिनेट है। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं, मान लेते हैं पॉइंट P है, मान लेते हैं पॉइंट Q को मैंने कनेक्ट कर लूं ओरिजिन से इस तरह से, तो OP वेक्टर जो मेरे पास निकल के आ रहा है दैट विल बी इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सिमिलरली OQ वेक्टर जो मेरे पास निकल के आ रहा है दैट विल बी x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये निकल गया। अब मैं एक बात आपसे कहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस चीज को निकाल लोगे। आप कहोगे ट्रायंगल लॉ नाम की चीज हमने भी सुनी है, होती है, इस दुनिया में पाई जाती है, तो आप आसानी से PQ वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट। PQ वेक्टर विल बी इक्वल टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, ट्रायंगल लॉ से। और विश्वजीत आपको कुछ नहीं करना, OQ में से OP, इसमें से उसको x2 में से x1 को माइनस करना है, i कैप नाम देना है, y2 में से y1 को माइनस करना है, j कैप नाम देना है, और z2 में से z1 को माइनस करना है, k कैप नाम देना है। दैट्स इट ओनली। ये आपके पास PQ वेक्टर की वैल्यू निकल चुकी है, बधाइयां जी आपको। अगर आपके पास PQ वेक्टर की जो वैल्यू निकल चुकी है, इन PQ वेक्टर में जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं, मैं अगर कहता हूं कि स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ PQ वेक्टर, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ PQ वेक्टर कौन है, आप पाएंगे कि दे आर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये कोई और नहीं है, तीन रियल नंबर्स हैं ओनली, क्योंकि x2 माइनस x1 विल गिव यू अ रियल नंबर ओनली। तो ये जो चीजें ये तीनों के तीनों दे विल मेक अ व्हाट, डायरेक्शन कोसाइंस। ये सॉरी डायरेक्शन रेशियोज, इनको क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियोज। जो dr होते हैं वो बेसिकली यही है। कल को मुझे कोई कहे कि PQ वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कितना है, PQ वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कुछ और नहीं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए, वरना आपको लग रहा होगा सारे के सारे ये चल गया रहा। लग तो नहीं रहा ऐसा किसी को? देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लेते हैं कि एक ये पॉइंट है, x एक्सिस है, ये ये मान लेते हैं x एक्सिस है, ये मान लेते हैं यहां को y एक्सिस है, और वो ऊपर को जो जा रही है वो z एक्सिस है लेटर से। अभी यहां पर एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल 1 2 3 टाइप का, और फॉर एग्जांपल यहां पे एक पॉइंट है 4 5 6 टाइप का। इसको इससे कनेक्ट करने से और इससे कनेक्ट करने से हमें अल्टीमेटली जो वेक्टर मिल रहा है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं, वो ये है। P पॉइंट से Q पॉइंट को कनेक्ट करने से PQ वेक्टर को अगर मैं निकालूं, निकालने का सिंपल तरीका है, 4 में से 1 गया, क्योंकि फाइनल वाले में से माइनस करते हैं, 3 होगा, 5 में से 2 गया, 3 होगा, और 6 में से 3 गया, अगेन 3 होगा। कोई मुझे कहे कि व्हाट आर द DRs, डायरेक्शन रेशियो क्या है PQR के, PQ वेक्टर के, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ वेक्टर विल बी नथिंग बट 3,3,3 स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर, किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट। यहीं से एक बात और समझ में आती है, सोचो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई कह रहा है आपको कि एक बात बताओ, ये एक पॉइंट है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है बाई चांस, और यहां पर कोई एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है P जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। प्लीज कैच करना जो फेंक रहा हूं ऐसे। देखो आप क्या बोलोगे कि यार, कोई आपसे बोलेगा कि एक काम करो, इस OP वेक्टर का dr बताओ, डायरेक्शन रेशियो बताओ। अब OP वेक्टर यानी कि 0,0,0 पॉइंट को उसको कनेक्ट करने से बना वेक्टर, आप पहले OP वेक्टर को निकालोगे, एंड दैट इज नथिंग बट xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। और आपने क्या पढ़ा है, किसी भी वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, द DRs, डायरेक्शन रेशियो। तो इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP वेक्टर इज नथिंग बट x, y, z ओनली।
इस केस में जो कोऑर्डिनेट है दे इटसेल्फ आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी वेक्टर। इस केस में इस पॉइंट कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट है वही कोऑर्डिनेट ही डायरेक्शन रेशियो कहला सकता है, क्योंकि दूसरा पॉइंट ओरिजिन है। इस बात को आप यहां से भी समझ सकते थे, रख के एक पॉइंट को 0 0 करके। शायद आप मेरी बात समझोगे। मैं कहना क्या चाहता हूं कुल मिला के ये कि आप इस ओपी वेक्टर में जब बात करोगे, ये x कौन है, इसका मतलब इस x को, जो मेरे यहां पर ये x शो हो रहा है जो बार बार, कांट आई से दिस x एज, प्रज्ञा इधर देखो, क्या मैं इसे ऐसा नहीं कह सकता जो ये x मुझे दिखाई दे रहा है, लाइक x माइनस 0 इज इक्वल टू LR, y माइनस 0 इज इक्वल टू MR एंड z माइनस 0 इज इक्वल टू NR। मैं ऐसा नहीं कह सकता, कैसे कह सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0 विल गिव यू द सेम थिंग। लेकिन ऐसा कहने से आपको समझाने के लिए ऐसा कहा, क्योंकि ये जो चीज है x माइनस 0 है, दे विल मेक व्हाट, dr, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन। यहां पर कौन है, L11, दीज आर नथिंग बट DCs, डायरेक्शन कोसाइंस, एंड r इज a constant term. R is a constant term. Why it is a constant? Because this is nothing but a magnitude of OP vector which will be constant for any of them. OP vector तो फिक्स हो जाएगा ना मैग्नीट्यूड वाइज, इसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो गया ना, चाहे इसे कहीं भी घुमाते रहो आप चारों तरफ। कहने का मतलब ये हो गया कि मैं यहां से एक बात और कह सकता हूं कि dr, जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DCs, डायरेक्शन कोसाइन, वेयर दैट r इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यस नो बोलना, मतलब मुझे बताओ कुछ प्रॉब्लम समस्या हो तो मैं देख रहा हूँ एक बार चैट सेक्शन में देख रहा हूँ। गुड अननोन वाईटी, नहीं विश्व डायरेक्शन 10 ऐसा कुछ नहीं होता। डायरेक्शन कोसाइन ही एक वर्ड है यहाँ पे, बस एक टर्म है यहाँ पे, ठीक है ना। डायरेक्शन 10 या डायरेक्शन साइन ऐसा कुछ नहीं है। और आप जानते भी हैं कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में अगर कन्वर्ट कर दिया तो सब में कन्वर्ट करने का ऐसा कोई खास वो है नहीं। देखो एक्चुअली क्या है, अभी थोड़ा समझना, तो यहाँ से आपको शायद एक बात और समझ में आनी चाहिए। क्या मैं कह सकता हूं कि इफ r इज इक्वल टू 1 देन dr विल बी इक्वल टू dc, कह सकता हूं क्या? क्योंकि r की वैल्यू 1 हो गई तो दोनों, और r है कौन, r वाज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 है, इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है। क्या जो गया, ये क्वेश्चन कैसे भी फॉर्म में बन सकता है, आपको जानकारी मैंने दे दी है। क्वेश्चन बनाने वाले कुछ भी बोल सकते हैं यार, उनका जो मन करे वो बोल देंगे। लेकिन अपने को यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि फॉर r इज इक्वल टू 1 दैट ओनली मीन्स कि फॉर यूनिट वेक्टर्स dr एंड dc बोथ आर इक्वल। एक बात ठीक है, हमें इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस करनी है। मैं आपसे अब आगे बढ़ के कुछ बात आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इधर देखना जरा जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना भी, क्योंकि हमें ना धीरे धीरे इसमें बहुत अच्छी चीज़ों पर जाना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ों पर। मैं क्या बताऊँ आपको, देखो इधर देखना ध्यान से। एक काम की चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आपसे, आपने भी पीछे से क्या पढ़ा, सबने पढ़ा। यहाँ से एक बात बताए मुझे, क्या मैं कह सकता हूँ L इज इक्वल टू एक्स बाई आर हो गया? क्या मैं कह सकता हूँ M इज इक्वल टू वाई बाई आर हो गया? एंड अगेन कैन आई से N इज इक्वल टू जेड बाई आर हो गया? ये हो गया। मैं एक काम करने के लिए आपको कह रहा हूँ कि यार ऐसा करो, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर को ऐड कर दो। अब ऐसा मत, अब फैल मत जाना मेरे से कहीं कि क्यों करें कर लो यार, थोड़ी देर के लिए क्या ज़रा करने में। L का स्क्वायर कर लो एक बार, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, M का स्क्वायर करोगे वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर,
एन का स्क्वायर करोगे जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. कैन आई टेक दैट आर स्क्वायर इज कॉमन फ्रॉम ऑल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. आर कौन है क्लियर करो अपने आप में. आर कोई और नहीं है. अगर मैं आपको कहीं और ना ले जाके यहीं पर दिखा दूं, क्योंकि कहाँ जाओगे बार बार पीछे, यहीं का यहीं पे गेम खत्म करते हैं इसका. देखना जरा इधर, थोड़ा सा इधर देखना. ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, मैं अगर इसमें कहूँ कि आर कौन है, तो आप समझ सकते हो कि हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग जब हमने आर को अज्यूम किया था वो कौन था. एक्स था, ये वाई था, ये जेड था. उस समय कोई एक पॉइंट था, पी था, एक्स था, वाई था, जेड था. उस पॉइंट को जब हमने ओरिजिन से कनेक्ट किया था तो हमने ओपी वेक्टर को कहा था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कहा था. उसके बाद हमने एक काम किया था कि ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को एक नाम दिया था और वही नाम आर था. और हम जानते हैं ये निकालने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. क्या यहाँ से आप ये नहीं कह सकते कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर? क्या नहीं कह सकते कि ऊपर वाली जो चीज़ है दैट इज इक्वल टू जस्ट आर स्क्वायर फ्रॉम दैट रिलेशन, और नीचे भी आर स्क्वायर है, ये वन के इक्वल हो गया. कहने का क्या मतलब है कि मैंने इस चीज़ को कैलकुलेट करा, ये वन आंसर दे रही है अपना. एंड दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर केस, दिस इज जनरल. तो नाउ वी कैन जस्ट राइट इट लाइक एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन. दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन को. इस पर क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार बनते हैं. एनडीए का क्या मतलब, किसी का भी फेवरेट है ये थ्री डायमेंशन का एक टॉपिक, तो कॉन्सेप्ट, तो इस पर क्वेश्चन बनना ही बनना है. अब बनने के अपने अपने तरीके होते हैं, अभी बता देता हूँ क्या क्या होता है. ये आपको समझ में आ चुकी है बात. तो ये जो रिलेशन आपको समझ में आ चुका है, पहले यहाँ तक का ना हिसाब किताब नोट कर लें. प्रॉब्लम है तो पूछ ले मेरे से, ठीक है. प्रॉब्लम होती है तो पूछना पड़ता है, ठीक है. ये अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के इस रिलेशन पे चर्चाएं करना चाहूँगा. एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन है. इट ऑल्सो मीन्स कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा. इसका ये भी मतलब हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि एल एम एन जो होते हैं दे आर व्हाट, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन. कॉस एल्फा, कॉस बीटा और इसी तरह से कॉस गामा, कॉस गामा, ये आपने पढ़ा. तो इसीलिए मैं एल को कॉस एल्फा, एम को कॉस बीटा और एन को कॉस बीटा वो कह सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा कह पा रहा हूँ. ये इस एक्सप्रेशन से बेस्ड आपको प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन इस तरह का मिल सकता है. अगर कोई एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर अगर आप 12th की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है. एक क्वेश्चन में ऐसा काम होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कॉस की टर्म्स में, कह रहे हैं इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर एल्फा को, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, एंड कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, एंड दैट होल थिंग इज इक्वल टू 1 1 2 and 1 3 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, then we are taking that negative sign as common and that will be equal to 1. 1 को इधर ले आओ उठा के, 3 में से एक चले जाएगा, 2 हो जाएगा, ये पूरा उधर शिफ्ट हो जाएगा. तो आप शायद समझ चुके होंगे कि 2 is also 2 is equal to, तो कॉस की टर्म में जो रिलेशन है 1 का वो साइन की टर्म में जाकर 2 पे हो जाता है. आप देख ले, कोई कभी कभी डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है, पता है आपको, कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल मेकिंग बाय द लाइन विद एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा. अक्सर हमें जबकि पता है, कभी कभी नहीं निकाल पाते यार ये, इसलिए बता दिया अलग से, ठीक है. एक बात शायद समझ में आएगी, जिसको समझ में नहीं आया वो बोले, और जिसको समझ में आ गया वो थोड़ा यस नो बोले यार, कुछ तो बोले भाई. आज क्वालिटी में कुछ मुझे ही नज़र आ रहा गलती, कि आपको भी नज़र आ रही है क्वालिटी में. एकदम क्लीन क्यों नहीं आ रहा भाई, आज क्लीन नहीं आ रहा ना एकदम. और किसको नहीं दिख रहा क्लीन एकदम? मुझे तो नहीं दिख रहा यार, सच में एकदम क्लीन नहीं दिख रहा. क्या बात हो गई, कुछ गड़बड़ है क्या?
चक्करबाजी है यार। होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी, तुम पास हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी। तब तक बताएं हाँ, जिसको प्रॉब्लम है कुछ। मैं कमेंट, क्योंकि हमारे कमेंट में ना लेट चलता है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। चलो गुड, शाबाश शिव। अच्छा प्रज्ञा, ठीक है चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इतनी सी बात समझ में आ चुकी है। एक फाइनल बात कह रहा हूँ इसी के रिगार्डिंग, फिर इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है जो मैं फाइनल बात कह रहा हूँ, थोड़ा प्लीज़ समझना ध्यान से। लास्ट बात कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है लेकिन समझना। लास्ट बात है छुट्टी, इसके बाद देखो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, लेकिन जल्दीबाजी कोई नहीं करेगा। पॉइंट पी है, एक्स वाई जेड इसका कोऑर्डिनेट है, इसको इसके साथ कनेक्ट किया, ठीक है, ये पॉइंट के साथ, तो ये 0 0 0 बन चुका है। कोई बोल रहा ओपी वेक्टर कितना होगा, आप बोल रहे एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड क्या, यही तो बोल रहे हो यार। कोई आपको बोल रहा है एक काम करो यार, ओपी कैप निकालो जरा, तब तो मज़ा आए। हमने कहा ऐसा क्यों, बोल रहे एक बार निकालो तो सही जरा। मैग्नीट्यूड है नीचे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। और आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड जो रहता है वो निकालने का तरीका है, इसको हम आर भी कह रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, थोड़ी देर के लिए मैंने आर कह दिया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम निकाल रहे हैं। हमने भी पीछे पढ़ा था, आपको याद होगा, याद तो नहीं यार, अभी पीछे पढ़ा था जस्ट, मैंने आपको ट्रायंगल लेके दिखा के निकाला था ऐसे। तो फ्रॉम देयर कैन आई से एक्स बाई आर इज इक्वल टू एल, ये एम हो गया और ये एन हो गया। बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ है, इसे मैं प्लेन मैं स्टार्ट करूँगा प्लेन, अभी इसके बाद लाइन पढ़ेंगे हम पहले प्लेन इसमें स्पेस में, उसके बाद मैं प्लेन पढ़ाऊँगा। प्लेन में मैं इसको जिक्र करूँगा एक बार इसका, तो इसे आप ध्यान रखें प्लीज़। मैंने इसका रीज़न बता दिया, अब मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है। ये कहना चाहता है कि कोई भी यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स, किसी भी यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट विल ऑलवेज गिव यू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट वेक्टर। बड़ी जबरदस्त शानदार बात है, बहुत जबरदस्त। ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी यूनिट वेक्टर है ना, तो उसके जो आई जे के कंपोनेंट में पक्का एलिमेंट होंगे, पक्का एलिमेंट होंगे। ये बात है, मैं ज़्यादा नहीं कह सकता इस पर, अब इससे ज़्यादा ये काम की बात है, लेकिन इसे बिल्कुल ध्यान में रखें। मैं समझा भी दूंगा भी, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक वेक्टर है यार, ए वेक्टर 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। अब ये दिखने के लिए तो वेक्टर ऐसा लगा रखा, बाय द वे ये एक यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल के देखोगे दैट विल बी इक्वल टू 1। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो 100% इस वेक्टर के डीसीज जो होंगे दैट विल बी इक्वल टू 1/√3 1/√3 1/√3। कोई नई बात नहीं बोली बाय द वे, मैं बताऊं क्यों नहीं बोली मैंने नई बात। अभी मैं क्या कह रहा हूं, दे आर नथिंग बट डीसीज। क्यों कह पा रहा हूं मैं ऐसा विश्वजीत, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि यूनिट वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट्स वो होते हैं डीसीज। कारण जानते हो क्यों होता है ऐसा,
अभी 2 मिनट पहले बोला था। मतलब कारण तो हम जान ही गए, लेकिन एक बात दोबारा बोल रहा हूँ, आपने यहाँ भी पढ़ा था, आपने पढ़ा था फॉर यूनिट वेक्टर dr dc के इक्वल होता है, और हमें पता है कि dr क्या होते हैं, किसी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट dr कहलाते हैं। लेकिन अगर वो वेक्टर यूनिट वेक्टर हो गया तो उसके dr जो थे वही dc बन गए यार, नहीं बन गए? वही बनेगा, ठीक है ना। जो dr है उसी को हम dc कह सकते हैं उस समय, क्योंकि हमें पता है dr और dc तब इक्वल कहलाते हैं। मैं पूछूंगा कि यूनिट वेक्टर के जो dr है क्या है, आप बोलोगे उस केस में lmn है, मैं बोलूंगा dc क्या, आप बोलोगे यही है, मैं बोलूंगा क्यों, क्योंकि आप बोलोगे यूनिट वेक्टर के लिए इक्वल होते हैं। अलग से कोई याद मत करो प्लीज यार, वो तो मैं दिखा रहा हूँ बस ऐसे ही, अलग से याद नहीं करना कि ये वो तो जो दिख रहा है वो है, तो दिख रही है चीज़ें साफ साफ जो आपके सामने लिखी हुई है, ये चीज़ दिख रही है ना एकदम। और एक लास्ट बात कह रहा हूँ बस, जो कि बहुत छोटी सी बात है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात थी, लेकिन प्लीज़ इसे ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना जो मैंने अभी बताई लास्ट में। अब लास्ट बात बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अपने आप सोचना है थोड़ा सा। अगर ये OP वेक्टर है, पॉइंट Q है जिसके कोफिशिएंट्स x/2, y/2, z/2, मेरा सवाल है कि अगर OP वेक्टर ऐसा है और OQ वेक्टर ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, तब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर OP वेक्टर के DCs lmn है तो इसके DCs क्या होंगे, बताओ। फालतू की बात मत करो यार, ठीक है ना। ये बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ। मैं DC पूछ रहा हूँ भाई, क्या नाम है, विश्वजीत, DC पूछ रहा हूँ। प्रज्ञा, DC क्या होंगे? सुनेंगे अब। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था L/2, M/2, N/2 आप लोगों से, लेकिन आप तो अलग ही कुछ x/2, y/2 कुछ अलग ही बातें करने लग गए, पता नहीं कौन सी दुनिया की। मैं एक्सपेक्ट L/2, M/2, N/2 कर रहा था आंसर, लेकिन ये कारण बहुत साफ है। आप मुझे एक बात बताएं, डायरेक्शन कोसाइन है क्या यार? भूल गए ना आप, मेन फंडे की बात ही भूल गए आपकी, डायरेक्शन कोसाइन है क्या चीज़। अच्छा मुझे क्या बताओ, अगर ये OP वेक्टर x के साथ अल्फा एंगल बनाता है तो OQ कितना बना रहा, α/2 या अल्फा ही? अरे अल्फा ही बना रहा है यार, नॉट इवन OQ, कोई भी रास्ते में कितना भी हो यार, वो सब अल्फा ही बना रहे। तो L अगर इसके लिए cos अल्फा है तो उसके लिए क्या है यार, cos ही अल्फा है, तो उसके लिए जो L है तो सेम चीज है ना यार। ये OP जितना y के साथ एंगल बनाएगा बीटा, OQ भी उतना ही बनाएगा, ये जितना बनाएगा गामा, OQ भी उतना ही बनाएगा यार। तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा सबके इक्वल नहीं है क्या? है, इसलिए
ठीक है। एक यूनिट वेक्टर जो यहाँ रास्ते में होगा, यूनिट वेक्टर इन सब का जो यूनिट वेक्टर तो एक ही होता है ना सबका, तो यूनिट वेक्टर जो होगा इवन उसका एलिमेंट होगा, सभी का फिर वही होगा, ठीक है ना, एलिमेंट, क्योंकि एंगल का केस है। समझ में आ गई बात? उषा गुट्सा बस। अजीत यार प्लीज शांत हो जाए जरा। नहीं हो गया यार? मैं तो सोच रहा था कि ये अजीत वही अजीत है जो मुझे लगता है अच्छा स्टूडेंट, वही वाला वही हो शायद आप, या फिर कोई और हो। अभी कोई और हो सकते हो, बात अलग है यार, ठीक है। DR DCM माय डियर, मैंने रिलेशनशिप बताई ना यहाँ पर, मैंने रिलेशनशिप बताई यहाँ पर आप लोगों को। ये देखो, ये तो है फंडा, DR DC के बीच में कंप्लीट रिलेशनशिप है, आप देख लें। मैं क्या ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं मेरे समझ नहीं आ रहा। DR कौन होता है वो देख लो, स्केलर कंपोनेंट किसी भी वेक्टर, किसी वेक्टर के XYZ स्केलर कंपोनेंट DR होते हैं, DR होते हैं। जो DCs होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं भाई DR अपॉन L, मतलब L इज इक्वल टू क्या होता है, X/R, X/R, M इज एलिमेंट क्या होते हैं, X/R, Y/R, Z/R, उनको उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं DR के जब, तो DC निकलता है, कहने का मतलब है DR को जब R से डिवाइड करते हैं तो DC निकलता है। वो देखो ना सामने लिखा पड़ा हुआ, DC कैसे निकलेगा, DR को R से डिवाइड कर दो। कहीं ना कहीं DR और DC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते एक दूसरे के। ऐसा भी क्या बोला अजीत ने, है? मत करो ऐसी बातें, ऐसी बातें मत करो फालतू में, क्या करोगे इन सब बातों का, इनसे सिलेक्शन तो नहीं हो जाएगा किसी का। मत करो यार ये बातें, बच्चों की तरह मत करो ऐसे वाली बातें, ठीक है। बाकी क्या कहें आप, ठीक है। यार इतना, एक तो वर्चुअली मिलते हो उसमें खुशी खुशी मिल जाया करो यार, वर्चुअली भी पंगे कर रहे हैं बताओ आपस में, हैं? ऐसे कैसे चलेगा काम भाई, हैं? ऐसे कैसे भाईचारा सौहार्द कैसे बढ़ेगा बताओ यार। ऐसे तो क्या करोगे इंडियन आर्मी में जाके, आपस में लड़ जाओगे यार, हैं? फिर तो दूसरे की जरूरत ही नहीं है आपके दुश्मन एनिमी की उस तरफ से ना करें, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन गलतियाँ हो जाती, गलतियाँ नहीं कुछ भी नहीं हुआ आप लोगों से, ऐसे मजाक कर रहे होंगे शायद, हाँ ठीक है। हाँ इतना ईजी होता है विश्वजीत यार। अभी क्या होता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के 2 पार्ट होते हैं बेसिकली। मैं इसे हमेशा 3 डायमेंशन को 3 हिस्सों में देखता हूँ। एक पहला हिस्सा ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें रिगार्डिंग ऑलमोस्ट रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है, डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, L² + M² + N² इज इक्वल टू 1, X इज इक्वल टू LR, Y इज इक्वल टू MR, Z इज इक्वल टू NR, OP वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर क्या है, Li कैप + MJ कैप + NK कैप विल बी डेफिनेटली अ यूनिट वेक्टर। ये सब बातें हम पहले लेक्चर में करते हैं जो आज हमने की। सेकेंड लेक्चर इसका बेस्ड होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पर, बेसिकली लाइन पर, लाइन इन अ स्पेस पर। अब हमें लाइन को पढ़ना है, जैसे हमने लाइन 2D में पढ़ी होती है ना, वैसे हमें लाइन को 3D में पढ़ना होता है। तो वो होता है, उसमें हम पहले इक्वेशन निकालते हैं लाइन की, जैसे 2D में निकालते थे वैसे ही निकालते हैं। उसके बाद एंगल बिटवीन 2 लाइन्स देखते हैं, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें देखते हुए चलते हैं। फिर फाइनली तीसरा जो टॉपिक होता है इसका, वो प्लेन का होता है। प्लेन में भी प्लेन की इक्वेशन निकालनी पड़ती है, उसके बाद फिर डिफरेंट कंडीशन प्लेन के लिए होती है अलग अलग, वो देखनी पड़ती है। फिर बहुत छोटी मोटी और चीज़ें हैं थोड़ी बहुत। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के दौरान। अगर आपको वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अदर नीडी स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं, और कोशिश करें शेयर इसे करें आप नीडी स्टूडेंट के साथ। अनअकैडमी में मेरी स्पेशल क्लासेस रोज़ 2:30 बजे से 3:30 बजे तक चलती है। कोशिश किया करें उसमें एटलीस्ट प्रेजेंट हुआ करें, ठीक है ना, क्योंकि धीरे धीरे हम कुछ ना कुछ चीज़ें, अगर हर दिन नई नई चीज़ सीखते हैं तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है। एंटिसिपेट ना करें किसी चीज़ के लिए। हो सकता है आपने कभी मैथमेटिक्स पढ़ी हो या कोई टॉपिक आपने पढ़ा हो, बीच में से पढ़ लिया, या कोई क्रैश कोर्स चल रहा, आप उसमें इन्वॉल्व हो गए हो अचानक से जाके, तब से आपके मन में एक बन चुका हो कि यार ये चैप्टर टफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चैप्टर टफ नहीं है, मैं दिल पे हाथ रख के कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय, सी टेक केयर, बाय बाय।